नमः संस्कृताय मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है सेंट्रल मिशन, जहां हम बात करने वाले हैं संस्कृत इस विषय की। तो मित्रों शुरू करते हैं। मैं सुरेंद्र कुमार मालव आपके इस वीडियो चैनल पर आपको संस्कृत इस विषय का अध्ययन करवा रहा हूं, जहां हम संस्कृत इस विषय में पहले ही स्वर संधि के इस कुछ वीडियो को हमने देखा है और अब आगे की बात करते हैं। मित्रों, स्वर संधि में ही हमारे दो जो संधियां है वो महत्वपूर्ण है और बहुत छोटी छोटी है। उनके सिस्टम को एक बार समझने का प्रयत्न करते हैं। तो चलिए मित्रों, क्योंकि ये वक्त है संस्कृत पढ़ने का, आइए शुरू करते हैं। तो मित्रों बात करते हैं, पहली हमारी जो संधि है, दोनों को हम कंबाइंड में तुलनात्मक रूप से इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि दोनों बहुत आसान है और दोनों को आसानी से समझेंगे तो बहुत अच्छा हमें समझ में आएगा, बहुत ज्यादा ये डिफिकल्ट नहीं होगी। तो बात करते हैं पहले मित्रों हम पूर्व रूप संधि और फिर बात करते हैं पररूप संधि। पूर्व रूप माने क्या? पूर्व वाला रूप। कैसा रूप? पूर्व वाला रूप, यानी कि कोई वर्ण पहले वाले रूप में बदल जाएगा, उसे तो हम कहेंगे पूर्व रूप। और कोई वर्ण पर वाले वर्ण में यानी बाद वाले वर्ण में जाकर बदल जाएगा या मिल जाएगा, उसे हम कहेंगे पर रूप। अब कैसे कहेंगे? तो उसके लिए एक कंडीशन है और उसके बहुत कम उदाहरण हमारी किताब में भी दिए हुए हैं, आप उन्हें ही याद रखें तो भी काम चल जाएगा। देखिए मित्रों, अब इसकी कंडीशन हम देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर एक सूत्र है, उसको हम देख लेते हैं। तो आप ऐसा याद रखें कि पूर्व रूप में हम क्या करेंगे? पूर्व रूप करेंगे, यानी बाद वाले वर्ण को पूर्व वाले वर्ण में आकर मिला देंगे। तो उसके भी वर्ण निश्चित है और लिखा है कि ए पदांत ए होना चाहिए, पदांत ए होना चाहिए, इसको भी हम समझेंगे। उसके बाद में अ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अ होना चाहिए। पदांत ए होना चाहिए। उस ए के बाद में अ होना चाहिए। तो फिर इन दोनों के स्थान पर हम क्या कर देंगे? ए कर देंगे और इस अ के स्थान पर क्या हो जाएगा? ऐसा अवग्रह का चिन्ह हो जाएगा। इसे हम ऐसे कहेंगे अवग्रह। क्या कहेंगे इसको? अवग्रह। यह अवग्रह का चिन्ह है, इसको भी समझेंगे हम। तो ए चाहिए, पदांत में चाहिए, पद के अंत में ए चाहिए और उसके बाद में ऋस्व अ चाहिए, छोटा वाला अ चाहिए। तो ये जो अ है, अब आप समझे पूर्व रूप का मतलब क्या है कि ये जो अ है ये बाद में है और ये जो अ है ये जाकर किस में मिल जाएगा? इस पहले वाले ए में मिल जाएगा। किस में मिल जाएगा? पहले वाले ए में मिल जाएगा। माने अ का इसमें ही जाकर मिल जाना, पहले वाले रूप में ही जाकर मिल जाना, पूर्व वाले ए की तरह रूप बदल लेना ही पूर्व रूप होता है। और फिर इस अ के जगह पर हम ऐसा अवग्रह का चिन्ह लगाएंगे। तो ये जो अवग्रह है ये हमें सूचित करेगा कि ये यहाँ पहले अ हुआ करता था जो अब नहीं है। अर्थात यूं कहें कि यह अ का समाधि स्थल है ना? समाधि स्थल, यानी कि पहले हम यहाँ पर कोई अ हुआ करता था, फिलहाल वो अब नहीं है, ऐसा हम मानेंगे। इसके बाद में एक और इसका बनता है। मान लो ओ आ गया, ओ आया और वो भी कहाँ चाहिए? पदांत में चाहिए। ओ भी कहाँ चाहिए? पदांत में चाहिए। और उसके जस्ट बाद में क्या आ रहा है? ऋस्व आ रहा है। तो ए और अ दोनों मिलकर क्या हुआ था? ए हुआ था। तो ओ और अ दोनों मिलकर भी क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। और इस अ के स्थान पर हम क्या प्रयोग करेंगे? अवग्रह का प्रयोग करेंगे। थोड़ा सा सिस्टम है मित्रों। ए चाहिए, पद के अंत में चाहिए, उसके जस्ट बाद में ऋस्व अ चाहिए। अगर ऐसा है
तो फिर बाद वाला जो ऋस्व अ है वो ए में मिल जाएगा, अगर ओ है तो फिर ये ऋस्व अ ओ में मिल जाएगा, और इस अ की जगह पर कौन सा चिन्ह आ जाएगा? अवग्रह। कैसे आ जाएगा? बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे। देखिए एक उदाहरण के द्वारा इसे समझते हैं। बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, हरे धन अव। हरे धन अव, ऐसा हमारे पास उदाहरण है। अब हम देख पा रहे हैं संधि करने गए तो हमें यहां मिला क्या? ए। क्या मिला? इस र में क्या है? ए है, और उस ए को निकाल लिया तो र कैसा बचा? आधा। कैसा बचा? आधा। आधा को हलंत से द्योतित करते हैं। उसके ठीक बाद में हमने देखा कि अ आ रहा है, अव का अ आ रहा है। हरे पद है, हरि शब्द का रूप चलाएंगे तो हरे ऐसा रूप बनेगा, और ये पद है, पद के अंत में ए है, पद के अंत में ए है, और उसके जस्ट बाद में अ आ रहा है। तो जो ये अ है ये इस ए में ही जाकर मिल जाएगा, माने इस अ का क्या हो जाएगा? पूर्व रूप हो जाएगा। इस अ का क्या हो जाएगा? पूर्व रूप हो जाएगा। भाई ये अ जा रहा है ना पूर्व वाले ए या ओ में, तो इस अ के स्थान पर कौन सा प्रयोग करेंगे चिन्ह? ऐसा अवग्रह का करेंगे। कैसे? है र आधा है, ए को ऐसे लिखेंगे, अ में ए आके मिल गया तो उसने कोई बदलाव नहीं किया, बस मिला है, पहले वाले ए की तरह हो गया है। तो इसमें अब अ मिला हुआ है, लेकिन हमें एक इस अ के लिए स्मृति चिन्ह लगाना है। एक पता चले कि भाई पहले यहाँ अ हुआ करता था, तो हम अवग्रह का प्रयोग करेंगे और फिर लिख देंगे वह हरेव। इसको मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? हरेव। क्या पढ़ेंगे? हरेव। अब हम आप सोच रहे होंगे कि भाई ये तो अयादी संधि का नियम है। अयादी संधि में ऐसा होता है कि बाद में कोई स्वर हो तो ए के स्थान पर आय कर देते हैं, लेकिन पदांत ए हो, पदांत ए हो तो उसके स्थान पर हम आय ना कर दें, इसलिए इस संधि को बनाया गया। ये संधि ये बताती है। तो कुछ इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, आप चाहें तो इनको ऐसे कैसे ही लिख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और फिर अगर आपको कम समझ में आया हो तो इस वीडियो को दोबारा से आप देख सकते हैं। मित्रों अगले उदाहरण की बात करते हैं कि ओ के बाद, पदांत ओ के बाद ऋस्व अ आता है तो किस तरह से उसके स्थान पर ओ हो जाता है। एक इसका भी उदाहरण हम देख लेते हैं। शब्द है मित्रों, जैसे मान लो आपने देखा होगा विष्णु प्लस अव। विष्णु प्लस अव, विष्णु प्लस अव में आप यहां क्या देख पा रहे हैं? ओ देख पा रहे होंगे। विष्णु एक शब्द है, उसका रूप चलाया तो शब्द बना, पद बना विष्णु, और पदांत में हमें दिखाई पड़ा क्या? ओ। जब ओ पदांत में हो और उसके ठीक बाद में अ आ रहा हो, अब का क्या आ रहा है? अ आ रहा है, तो फिर ये जो अ है इसका क्या हो जाएगा? पूर्व रूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्व रूप हो जाएगा। और इस अ के स्थान पर कौन सा चिन्ह का प्रयोग करेंगे? अवग्रह चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ये अ तो इसमें जाकर मिल गया, मिल गया तो संधि हो गई। मिलना क्या है? संधि है। जुड़ना, मिलना, एक हो जाना ही क्या है? संधि है। तो ये अ इस ओ में जाकर तो मिल गया, लेकिन अपना स्मृति चिन्ह, अपना प्रतीक चिन्ह छोड़कर चला गया अवग्रह को, तो हमें इसको लिखना पड़ेगा। यहां ओ निकाल लिया था तो यहां क्या बचा था? विष्णु ओ, और ऐसा है, और फिर बाद में अ वह मिलाना है, बस मिलाते हैं। विषण अभी आधा है, ओ मिलाएंगे। फाइनली इनके स्थान पर क्या हुआ? ये अ इसमें आके मिल गया, तो कोई चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। विष्णु ओ पदांत में हो, उसके बाद में अ हो, तो होना क्या है?
ओ होना है, हो गया, लेकिन इस अ के स्थान पर क्या करें, अवग्रह का चिन्ह लगाएंगे, तो शब्द बना है वैष्णव, विष्णु ऐसा हमारा शब्द बना। और भी उदाहरण, एक दो उदाहरण हम देख लें इसके। तो जैसे आपने देखा होगा, आप मित्रों अपने इन उदाहरणों को लिखते भी रहिए, क्योंकि आपके ये किताब के उदाहरण हैं और बहुत कम उदाहरण इन दोनों संधियों में मिलते हैं, इसलिए आपके जो किताब में है वही मैं लेके आया हूँ कक्षा 10 के लिए, और भी बाकी परीक्षाओं के लिए जो भी विद्यार्थी पूर्व रूप और पर रूप संधि को पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। जैसे एक और उदाहरण है, कोधन अपि, कोधन अपि, क का रूप चलाएंगे तो एक रूप बनेगा को, क्या बनेगा, को। तो क में से ओ निकाल लिया और उसके ठीक बाद में अपि आ रहा है, अपि का क्या आ रहा है, अ आ रहा है, ओ के बाद में अपि का अ आ रहा है, तो ये जो अपि का अ है ये किस में जाके मिल जाएगा, ओ में जाके मिल जाएगा, और यहाँ जो ये अ है वो कैसा चिन्ह छोड़ जाएगा, अवग्रह का चिन्ह छोड़ जाएगा। तो क में वापस ओ मिलाएंगे तो क्या हो गया, को, और फिर अ के स्थान पर क्या लिखेंगे, अ लिखेंगे, और फिर क्या है, पी, को अपी, ऐसा हमारा शब्द बनेगा। ऐसे ही और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जिनको आप अपने किताब में से देख सकते हैं, कर सकते हैं। और भी मित्रों हम देखें, जो अंते धन अपि, अंते धन अपि, तो यहाँ क्या है, ए है, और इसके ठीक बाद में क्या आ रहा है, अ आ रहा है, तो फिर क्या कर देंगे, इसका पर रूप, इसका पूर्व रूप कर देंगे और इसके स्थान पर क्या लिख देंगे, अवग्रह, अपना रूप बन जाएगा अंते अपि। इसको बहुत सारे बच्चे डपी डपी बोलते हैं, ये नहीं, अपि ये अ का प्रतीक है, एस की तरह इसकी आकृति होती है, इसको अवग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अवग्रह कहा जाता है। तो डपी डपी ना बोल के अब क्या बोलेंगे आप इसको, अपि, क्योंकि ये अ का रूप है। ये संधि निश्चित रूप से आपको समझ में आई होगी। और हम देखें, ठीक वैसे की वैसे ही स्वभाव है पर रूप संधि का। भाई ये तो क्या है, पूर्व रूप हो रहा था, अ का क्या हो रहा था, पूर्व रूप हो रहा था, अब क्या होगा, अ का ही पर रूप होगा। यानी कि ये अ पहले तो बाद में था, जो पहले आ रहा था, पहले वाले ए या ओ में मिलने आ रहा था, अब यही अ पहले होगा और बाद वाले ए या ओ में मिलने जाएगा। लेकिन वहां भी कंडीशन कुछ अलग है, कुछ शर्तों के आधार पर मिलेगा। वो शर्तें क्या है उनको देख लेते हैं। तो पर रूप इस संधि में देखते हैं कि पहले तो अ हो, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है कि वह अ भी किसी उपसर्ग का हो। किसका हो, उपसर्ग का। उपसर्ग आप जानते हैं जो शब्दों के या धातुओं के आगे जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। धातु या शब्दों के आगे कौन जुड़ते हैं, उपसर्ग जुड़ते हैं। और उपसर्ग हमारे संस्कृत इस भाषा में 22 है, प्र, प्रा, निस, 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 निर, दुर, ऐसे हमारे 22 उपसर्ग हैं। उनमें से कुछ ऐसे उपसर्ग हैं जिनमें अंत में अ होता है। आपने देखा होगा प्र उपसर्ग है, तो इसमें प है, र है और अ है, तो अंत में क्या है, अ है। उप उपसर्ग है, तो इस प में क्या है, अ है। आपने देखा होगा और भी बहुत सारे 3-4 और उपसर्ग हैं। तो कुल मिलाकर हम जैसे उदाहरण देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। लेकिन पहले क्या चाहिए, अवर्णांत उपसर्ग चाहिए। उसके बाद में क्या चाहिए, ए चाहिए, और ए भी किसका चाहिए, धातु का चाहिए, किसी धातु का चाहिए। अगर ऐसा है, अगर इस तरह की कंडीशन बनती है, अ किसी उपसर्ग का है, बाद में ए किसी धातु का है, तो फिर क्या होना है, पररूप होना है। किसका, इस अ का क्या होना है, पररूप होना है। माने ये अ भी किस में जाके मिल जाएगा, ए या ओ में जाके मिल जाएगा।
और दोनों के स्थान पर होना क्या है, ए होना है। फिर देखते हैं एक और स्टेप, अ भी चाहिए तो कैसा चाहिए, उपसर्ग का अ चाहिए, उपसर्ग का अ चाहिए, ठीक है, उपसर्ग का अ और उसके बाद में ओ आ रहा है, किसका, ओ आ रहा है, लेकिन वो ओ भी किसका चाहिए, किसी धातु का चाहिए। धातु माने क्रिया, जैसे आप इंग्लिश में वर्ब कहते हैं क्रिया, और उसी को ही संस्कृत में धातु कहते हैं, चलना फिरना घूमना दौड़ना ये सब धातुएं हैं, क्रियाएं हैं, खादती पटती चलती। तो किसी धातु का ओ चाहिए और किसी उपसर्ग का अ चाहिए, अ पहले चाहिए और ओ बाद में चाहिए। अगर ऐसा है तो इस पहले वाले अ का क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, पररूप कर देंगे। अगर ऐसा सिस्टम है तो हम कर देंगे इसको पररूप, यानी जो ये अ है इस ओ में ही जाकर मिल जाएगा। मिल जाना मतलब संधि हो जाना, जोड़ हो जाना, योग हो जाना, इसे ही तो हम संधि कहते हैं। दो वर्ण जब आपस में मिलेंगे तो फिर उसे संधि कहेंगे। अब कैसे देखते हैं, इसका उदाहरण देखते हैं, और बहुत कम उदाहरण है, आपने किताब में भी देखा होगा। बहुत प्रसिद्ध उदाहरण ले लेते हैं इसका, प्र प्लस एजते, प्रधन एजते। अब हम अपनी कंडीशन से जाते हैं, अ जो है अंत में होना चाहिए, है अ है, और उपसर्ग का अ होना चाहिए, प्र उपसर्ग है, प्र प्रा अप अनु, हाँ हाँ, तो पहले वाले शब्द के अंत में। अब इस प में हमने देखा था ना, प है, र है और अ है, अ है, तो यहां हमें अ चाहिए, अ आ रहा है, अ के ठीक बाद में एजते एक धातु है और एजते इस धातु का ए आ रहा है। अ उपसर्ग का होना चाहिए, एज ए धातु का होना चाहिए, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ये अ का, इस अ का क्या हो जाएगा, पर रूप हो जाएगा। ये अ ए में ही जाकर समाहित हो जाएगा, मिल जाएगा, जुड़ जाएगा। दोनों मिल जाना ही संधि है, तो बस लिख देते हैं प। अभी यहाँ पर हमारा ये दोनों कैसे थे, प और र आधे थे, अब इनको मिला लेते हैं, ये अभी आधे हैं, ए इसमें आके मिलेगा, ऐसे मिलेगा, और फिर ए ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, फिर बचा क्या, जते, प्रजते, ऐसा हमारा शब्द बना। एक आध और उदाहरण इसका देख लेते हैं, क्योंकि आपकी किताब में, आपकी बुक में केवल 2-3 उदाहरण है, हम 3-4 उदाहरण इसके देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और देखते हैं मित्रों, एक और उदाहरण ले लेते हैं, उपधन औषधि, उपधन औषधि क्या बनेगा, उप एक उपसर्ग है, इस प में अ है, क्या है, अ है, अवर्णांत उपसर्ग चाहिए है, उसके बाद में औषधि एक धातु है और उसका ओ आ रहा है, तो होना क्या है, फाइनली ओ होना है। दोनों को मिलाकर क्या होना है, ओ होना है। तो उप का ये प आधा बच गया। अब इन दोनों को केवल मिलाना है। क्यों मिलाना है, क्योंकि इस अ का क्या हो गया, पररूप हो गया, यह अ इस ओ में ही जाकर मिल गया, तो उ प आधा, इस आधे प में ओ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ओ, और फिर क्या बचा, श ती। अब आपको एक बात बताते हैं मित्रों, आपने वृद्धि संधि पढ़ी थी तो आपने पढ़ा था अ या आ के बाद ओ या अव आए, अ या आ के बाद ओ या अव आए तो हम क्या कर रहे थे, अव कर रहे थे, क्या कर रहे थे, अव कर रहे थे। और ठीक अ या आ के बाद ए या अय आता है तो हम अय कर रहे थे, लेकिन यह सूत्र, ये जो संधि है, ये वृद्धि संधि का अपवाद है। क्यों है, क्योंकि हम प्रयजते में प्रयजते ऐसा न कर दें, वृद्धि ना कर दें, उपोषति में उपाउषति ऐसा न कर दें, इसलिए इस संधि को बनाया गया। तो यह उसका अपवाद है और इसके कुछ उदाहरण हैं। हमें प्रयजते उपोषति इस तरह से ही करना चाहिए।
यानी वृद्धि संधि हम यहाँ न करें, इसके लिए ही ये पररूप है, और अयादि संधि यहाँ पर हम न करें, इसके लिए ही ये पूर्व रूप है। तो निश्चित रूप से मित्रों आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। और आज हमारी जो ये स्वर संधि है वो कंप्लीट हुई है। इसके आगे हम चर्चा करेंगे व्यंजन संधि की। व्यंजन संधि में भी थोड़ी बहुत हमारे पास संधियां हैं, फिर विसर्ग संधि के बारे में चर्चा करेंगे। और आपका बहुत प्यार हमें मिल रहा है, आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट और लाइक्स हमें प्राप्त हो रहे हैं, जो हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। इसी तरह से आपका प्यार मिलता रहे मित्रों। और मैं आपको सेंट्रल मिशन की तरफ से, इस चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रों को जो कक्षा 10 में या फिर किसी भी विषय में कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 में संधि या कुछ व्याकरण का ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, उन्हें इस वीडियो का लिंक शेयर करें, उन्हें बताएं। और सेंट्रल मिशन इस प्लेटफॉर्म पर आप हमसे जुड़े। वीडियो को अंत तक देखने के लिए पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय।